मेरा नाम मोदी है। आज मैं, शाह और पप्पू तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कैपिटल लगाई है 3 लाख रुपए। मेरा नाम शाह है। मैंने कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए। मेरा नाम तो आप सबको पता ही होगा। मैंने कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपए। आज हमारे बिजनेस को 1 साल पूरा हुआ। प्रॉफिट आया 90,000 रुपये। क्योंकि हमने पूरे साल में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं किया था कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे साल के लास्ट में, तो अब आप सब देखिए कि किस तरह से लड़ाइयाँ होती हैं। 90,000 के प्रॉफिट को बराबर भागों में बांट लेते हैं। 30,000, 30,000 और 30,000। बिल्कुल भी नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई थी, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा और सबसे कम प्रॉफिट पप्पू का। तुम दोनों लोग दुकान के अंदर बहुत कम टाइम के लिए आते थे। मैं पूरा दिन काम करता था, इसीलिए मैं सैलरी भी लूंगा। मेरी वजह से सबसे ज़्यादा माल बिका है, इसलिए मैं कमीशन ऑन सेल भी लूँगा। मैंने सबसे ज़्यादा कैपिटल 3 लाख रुपए लगाई है, इसलिए मैं प्रॉफिट के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लूँगा। मैं पप्पू हूँ। मैंने कैपिटल सबसे कम लगाई थी, लेकिन मैंने फर्म को साल के बीच में 10 लाख रुपए लोन भी दिया था। उस लोन पर मैं 20% का ब्याज भी लूँगा। पप्पू ने साल के बीच में कैपिटल का कुछ पैसा 3 महीने के लिए निकाल लिया था, इसीलिए पप्पू से उसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाना चाहिए। ऐसे आपस में लड़के कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे टोटल 6 पॉइंट्स हैं जिन पर हम लड़ रहे हैं, तो क्यों ना कोर्ट चलें। जो भी जज साहब फैसला करेंगे हम संभाल लेंगे। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ। मैंने तुम तीनों के सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुना। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग जो पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, वो मेरे पास इन 6 पॉइंट्स को लेकर आते रहते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरे दिन इन्हीं बातों का फैसला करता रहूं। इसीलिए मैंने पूरे भारत के लिए जितने भी लोग पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, उनके बीच में ये जो झगड़े होते हैं, इन झगड़ों को निपटाने के लिए एक बुक बना दी है, एक कानून बना दिया है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो तुम जाओ और उस बुक के हिसाब से फैसला कर लो। जो भी उस बुक में लिखा है वो तुम तीनों को मानना होगा। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम तीनों आपस में एग्रीमेंट कर लेते तो एग्रीमेंट में जो लिखा होता वो ही मानना होता, लेकिन अगर तुमने एग्रीमेंट नहीं किया तो जो भी मैंने कानून की किताब में लिख दिया वो तुम्हें मानना ही होगा। अगली बार से कोर्ट में मत आना। मुझे लगता है कि मैं पप्पू हूँ और हमसे एक गलती हुई। हमें साल के बीच में इन 6 पॉइंट्स को लेके आपस में एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था और उस हिसाब से अपने प्रॉफिट का बंटवारा कर लेना चाहिए था। क्योंकि हमने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, तो अब हमें जो भी कानून में लिखा होगा उसको मानना पड़ेगा। और कानून में क्या लिखा है, इसके लिए चलते हैं क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग। सेकेंड क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पहला चैप्टर देखेंगे सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था खाली 12th के सिलेबस का। आज हम फर्स्ट चैप्टर अपना पार्टनरशिप का स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और जो टॉपिक्स होंगे हमको कवर करने हैं वो इन पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं। तो आप एक बार नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक्स हैं जो हमको कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हो सकता है और भी सब टॉपिक हों, लेकिन मोटे मोटे हमें ये टॉपिक कवर करने हैं, तो आप एक बार नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप देख लीजिए, एग्जाम में चैप्टर की वेटेज 6 से 7 नंबर की रहती है, जिसमें MCQ क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है या कैपिटल एडजस्टमेंट से आता है। कई बार यहाँ से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 3 एरिया हैं जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कवर करने के लिए पार्टनरशिप डीड का पता होना ज़रूरी है। और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए
पार्टनरशिप डीड, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक है टॉपिक। हम सीरियल वाइज चीज़ों को कवर करेंगे, तो वीडियो भी आपको सीरियल में ही देखनी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस का नॉर्मल सा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे, तो आप फटाफट से देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। रब कर देता हूं मैं। एक छोटी सी मैं आप लोगों को कहानी बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पार्टनरशिप डीड के बारे में सोचने की, आपको एक छोटी सी स्टोरी ध्यान से सुननी है, आपको पता लग जाएगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, क्या इसके लीगल प्रोविज़न है। देखो ध्यान से आप लोग सुनना, बड़ी नॉर्मल सी एक चीज़। यहाँ पर एक ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होता है 2020। यहाँ पर 3 लोग थे, ए, बी एंड सी। इन्होंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा और पैसा लगाया। कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए पैसा लगाना होता है। माना इन्होंने एक दुकान खोली थी कपड़ों की, गारमेंट्स की एक शॉप खोली, और तीनों ने यहाँ पे पैसा लगाया। ए ने पैसा लगाया मतलब कैपिटल लगाई, ए ने जो कैपिटल लगाई, बी ने कैपिटल लगाई और सी ने कैपिटल लगाई। ए ने कैपिटल लगाई 1 लाख, बी ने कैपिटल लगाई 2 लाख और सी ने कैपिटल लगाई 3 लाख फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ ये टाइमलाइन में बना देता हूँ। ये अप्रैल का मंथ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टाइम निकलता जा रहा है और यहाँ पर साल ख़त्म हो गया। साल ख़त्म हुआ 31 मार्च को। अब यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे काम करे, सेल करी, कभी परचेज करी, खर्चे करे, सेल करी, परचेज करी, खर्चे करे, ये बहुत सारे काम करे, जर्नल एंट्री करी, लेजर करी, वही 11th वाला प्रोसेस ये इन्होंने प्रैक्टिकली किया। और यहाँ पर आकर ये अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है। और माना इनका नेट प्रॉफिट जो है, सब कुछ खर्चे घटा के सेल में से जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 90,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। 90,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आया। अब साल के लास्ट में 90,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट का बंटवारा इन 3 पार्टनर्स के बीच में होगा। अभी तक तो हमने 11th में देखा था कि एक ही मालिक होता था और उसकी कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता था, लेकिन अभी ये बंटवारा होगा इन 3 लोगों के बीच में। अब आप ध्यान से समझेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या दिक्कतें आती हैं। 90,000 का प्रॉफिट हुआ, ए, बी और सी 3 लोग। अब इसने कैपिटल लगाई है 1 लाख, इसने लगाई है 2 लाख और सी ने लगाई है 3 लाख। ए बोलेगा कि भैया एक काम करते हैं, 3 भागों में प्रॉफिट को बांटते हैं, 30,000 30,000 30,000, लेकिन सी मना कर देगा। सी कहेगा कि प्रॉफिट को बराबर नहीं बांटेंगे क्योंकि हमने पैसा बराबर काम शुरू करते समय नहीं लगाया। तो सी कहेगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैं लूँगा, उससे कम बी लेगा और सबसे कम ए को मिलना चाहिए, प्रॉफिट को बराबर नहीं बांट सकते। तो इनके बीच में साल के लास्ट में कुछ झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, कुछ डिस्प्यूट होंगे, कुछ झगड़े होंगे। तो झगड़ा नंबर 1, सबसे पहला जो इनका झगड़ा हुआ, डिस्प्यूट होगा, वो होगा प्रॉफिट के शेयरिंग को लेके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ए कुछ बोलेगा, बी कुछ बोलेगा, सी कुछ बोलेगा। दूसरा झगड़ा, दूसरी प्रॉब्लम, देखो इनके यहाँ टोटल 6 तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो पहली तरह की प्रॉब्लम हमने देख ली। दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्या है, ये साल के लास्ट में दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि इनमें से कोई भी पार्टनर बोल सकता है कि मैं प्रॉफिट तो लूँगा ही लूँगा, सैलरी भी लूँगा, क्योंकि मैं पूरा दिन फर्म में काम करता था, तुम 2 लोग 2 या 3 घंटे के लिए आते थे, मैं पूरा दिन वहाँ माल बेचता था बैठ के, तो मैं सैलरी भी लूँगा। सॉरी, कोई पार्टनर सैलरी की डिमांड भी कर सकता है, सैलरी टू पार्टनर, ये भी एक झगड़ा हो सकता है।
तीसरा, एक पार्टनर ये भी कह सकता है कि मेरे एफर्ट्स की वजह से ही सेल सबसे ज़्यादा हुई थी, क्योंकि सेल ही मेन चीज़ होती है। तो माल जो बिका था मेरे एफर्ट्स की वजह से बिका था, तो मैं सेल जितने की भी हुई उस पर 1 या 2% कमीशन भी लूँगा। तो ये भी कोई पार्टनर कह सकता है तीनों में से, कमीशन ऑन सेल, ऑन सेल्स। चौथा, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी ने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाया था, तो जिसने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाया है वो ये भी कह सकता है कि भैया मैं कैपिटल पे प्रॉफिट जो हुआ है उसका हिस्सा तो लूँगा ही लूँगा, जो भी डिसाइड होगा, लेकिन अपनी कैपिटल पे मैं इंटरेस्ट भी लूँगा। प्रॉफिट इंटरेस्ट नहीं होता, ये कहेगा प्रॉफिट तो लूँगा ही लूँगा, लेकिन जो मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है, तुम दोनों से ज़्यादा कैपिटल जो मैंने लगाई है उस पर मैं ब्याज भी लूँगा। इस 90,000 में से पहले मैं ब्याज लूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें को तीनों आपस में बांट लेंगे। तो कोई पार्टनर इंटरेस्ट की भी डिमांड कर सकता है। इसको हम, ये एक हमारा पूरा टॉपिक है इस चैप्टर में, और बहुत डेप्थ में समझेंगे, अभी केवल इतना ही समझ लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। पांचवा, अब हो सकता है कि साल के बीच में, साल के शुरू में इन्होंने यहाँ कैपिटल लगाई थी 1 लाख 2 लाख 3 लाख, हो सकता है कि साल के बीच में किसी ने 2 या 3 महीने के लिए अपने कुछ पैसे निकाल लिए हुए। माना बी ने बीच में जून के महीने में आके अपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, यहाँ से 2 लाख लगाए थे, 1 लाख या 50,000 निकाल लिए और 2 महीने बाद फिर लगा दिए। तो ए और बी कहेंगे कि भैया ऐसे पैसे निकालना अलाउड नहीं है, एक बार लगा दिए तो लगा दिए, अगर आप ऐसे पैसे निकालोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। आपको ए और सी बोलेंगे कि बी तुमने अगर बीच में पैसे निकाले अपनी कैपिटल के साल के बीच में, तो बी तुम ब्याज दोगे फर्म को ब्याज दोगे, तो फर्म का फायदा है अगर ब्याज मिलता है तो हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पैसे निकालने को ड्राइंग्स बोलते हैं, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने की भी बात आ जाएगी। उस पर जो भी पार्टनर ड्राइंग्स करेगा, पैसे निकालेगा, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। 6, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, देखो कैपिटल एक अलग चीज़ होती है, कैपिटल पे तो प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हो सकता है कि साल के बीच में यहाँ पे आके मान लो अप्रैल के महीने में फर्म को पैसे की कमी हो, ए ने फर्म को लोन दे दिया हो, लोन पर ए को ब्याज मिलेगा। लोन और कैपिटल बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो लोन पर ब्याज भी मिलेगा। तो हो सकता है ए ने लोन दिया हो यहाँ पर 20 लाख रुपए का, और ए कहे कि मैं 50% ब्याज लूंगा या 30% ब्याज लूंगा, साल का 20% ब्याज लूंगा, तो उस ब्याज के रेट पे झगड़ा हो सकता है। या बी और सी कहेंगे कि तेरे को ब्याज देंगे ही नहीं, हम केवल तेरे लोन का पैसा वापस देंगे। तो ब्याज दें या ना दें इस पर भी डिस्प्यूट हो सकता है, और कितने % दें इस पर भी झगड़ा हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमारे 6 बेसिकली ये मुद्दे होते हैं जिन पर झगड़ा हो सकता है। एक बार देख लेंगे, एक बात अब बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि इन 6 मुद्दों पर झगड़ा साल के लास्ट वाले दिन जब प्रॉफिट आया हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन 6 पॉइंट्स पर ए बी सी ने यहां से लेके और यहां तक पूरे साल में कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था। बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए कि अगर ए बी या सी ने पूरे साल में, साल के पहले दिन जब काम शुरू करा था या साल के लास्ट तक जब तक प्रॉफिट आया, कभी भी एक एग्रीमेंट कर लिया होता, एक तीनों ने एक पेपर साइन कर दिया होता और उसमें 6 पॉइंट लिख दिए होते, उसमें लिख दिया होता कि साल के लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा ये रहेगा 2:1 या इक्वल, जो भी आपस में डिसाइड करते। सैलरी वो लिख देते कि सैलरी हम बी को देंगे और इतनी देंगे। कमीशन का लिख देते थे, कमीशन 1% देंगे और सी को देंगे। कुछ भी, किसी भी पार्टनर का नाम वो आपस में लिख सकते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में वो लिख देते कि हम 5% देंगे, जितने भी कैपिटल लगाई हो उसमें इंटरेस्ट और इस पार्टनर को देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में लिख देते। तो उस हिसाब से वो एग्रीमेंट माना जाता और ये सारे झगड़े राइज नहीं होते। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिख देते कि 10% देंगे, 20% देंगे, जिसने भी लोन दिया हुआ पार्टनर ने। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स हैं, बाहर वाले बैंक वगैरह का लोन नहीं है, पार्टनर के लोन की बात है, क्योंकि झगड़े केवल पार्टनर के बीच में हो रहे हैं। अगर कोई एग्रीमेंट होता है इन 6 पॉइंट्स को लेके, तो
उस एग्रीमेंट का माना जाता। जो भी एग्रीमेंट में लिखा होता वो मान लिया जाता, प्रॉब्लम अराइज ना होती। जो भी एग्रीमेंट में तीनों लिख के साइन कर देते वो ही माना जाता, चाहे वो गलत लिखते सही लिखते वो माना जाता, लीगली वो माना जाता। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब नो एग्रीमेंट, इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ये लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, यह एग्रीमेंट करना भूल गए, प्रॉब्लम तब आती है। देखो एग्रीमेंट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो एग्रीमेंट में लिख दिया इन्होंने वो ही माना जाएगा। प्रॉब्लम कब आएगी? जब एग्रीमेंट नहीं होगा, या एग्रीमेंट में हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स 6 में से 2 पॉइंट कवर हों, 4 पॉइंट कवर ना हो, तो जो पॉइंट कवर नहीं होंगे तो उनके लिए दिक्कत आएगी। अब इन तीनों की लड़ाई हुई, ये तीनों कहाँ गए? मैं इसको रब कर देता हूं, इतने हिस्से को ए बी सी की लड़ाई हुई। ए बी सी तीनों मिलके कहाँ गए? ए बी सी इन मुद्दों को लेके कहाँ गए? कोर्ट में। कोर्ट, ए और बी और सी इस लड़ाई को लेके गए कोर्ट में। कोर्ट में जाके वो बोलते हैं कि सर इन 6 मुद्दों पे हमारी लड़ाई है, आप सॉल्व कर दीजिए। अब आप एक बात समझिए, पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पर पार्टनरशिप में कोई भी लोग बिजनेस करते हैं। लाखों फर्म हैं, ये लाखों फर्म हैं पूरे भारत के अंदर, ये बहुत सारी फर्म काम कर रही हैं और सब कहाँ जाएंगी? कोर्ट में। इन 6 पॉइंट्स को लेके सारी फर्म कहाँ जा रही हैं? कोर्ट में। तो प्रॉब्लम ये है कि केवल 6 पॉइंट की बात है और सबके सब लोग कोर्ट में जा रहे हैं। तो जज ने कहा कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि इन 6 पॉइंट्स पे सब लोगों को अलग अलग फैसला सुनाऊं। तो इसका समाधान क्या निकाला? जज ने कहा कि अगर आपके बीच एग्रीमेंट हो रखा है तो कोई बात ही नहीं है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है आपके बीच उस तरह से आप इनका निपटारा कर लीजिए। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब ही ये प्रॉब्लम आई। तो जज ने कहा कि अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है और साल के लास्ट वाले दिन ये दिक्कत आ रही है तो करना क्या है? बड़ा सिंपल सा है, एक बार देखेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्टनरशिप डीड वाला चैप्टर जो हमारा बीच में टेक्निकल वजहों से रुक गया था उसकी क्लास को कंटिन्यूशन में करते हैं। तो अभी पार्ट 1 में हमने देखा था, हेलो ओके, पार्ट 1 में हमने देखा था कि सिंपली जब पार्टनर्स के बीच में 6 डिस्प्यूट्स आते हैं तो वो लोग जाते थे कोर्ट में। कोर्ट में वो लोग बेसिकली जाते थे डिस्प्यूट्स के लिए, और कोर्ट में ऐसी इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्म्स थी जिनमें 6 डिस्प्यूट्स होते थे और वो सारी की सारी फर्म के पार्टनर जाते थे कोर्ट में। तो कोर्ट ने एक रूल बना दिया कि सबके झगड़े अलग अलग ना सुनकर कोर्ट ने कहा कि एक रूल बना देते हैं, सेट ऑफ रूल बना देते हैं, सेट ऑफ रूल्स। कोर्ट ने एक बुक बना दी, रूल बुक, और उस बुक का नाम रखा पार्टनरशिप एक्ट मतलब कानून 1972 में एक्ट बना था। इस रूल बुक का नाम रखा पार्टनरशिप एक्ट 1972। कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे नियम मैं इस बुक में लिख देता हूँ। अब आपके बीच में झगड़ा है या पूरे इंडिया में किसी भी फर्म के पार्टनर्स के बीच में झगड़ा है, वो मेरे पास ना आए, वो इस किताब को देखें और इस किताब में जो लिखा है उसी को डिसीजन मान के अप्लाई कर लें। अब इस पार्टनरशिप एक्ट बहुत बड़ा है। जब हम 12th क्लियर करके आगे और प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो ये पूरा एक्ट हमें पढ़ना होता है, लेकिन अभी 12th क्लास में इसके कुछ प्रोविज़न ही हमारे लिए काम के हैं। उन प्रोविज़न को हम डिस्कशन करते हैं कि इन तीनों के बीच में जब झगड़ा हो गया 6 पॉइंट्स को लेके, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, तो ये कोर्ट में गए।
कोर्ट ने कहा कि पार्टनरशिप एक्ट देखो, अब कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा पार्टनरशिप एक्ट की बुक को देखेंगे। पार्टनरशिप एक्ट की बुक उन 6 पॉइंट्स पे क्या बोलती है उसको देखते हैं। क्विकली पॉइंट्स देखते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप डेट की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी तो आपको ये समझ आने वाला नहीं है, इसलिए पहले पार्ट 1 का वीडियो आप देख लीजिएगा, 10 या 12 मिनट का वीडियो है, उसी के कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। अब 6 डिस्प्यूट्स को जो ट्रीटमेंट है वो क्या किया गया है, 6 डिस्प्यूट्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट क्या किया गया है देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में पहला पॉइंट हमारा था सैलरी टू पार्टनर, कि पार्टनर को सैलरी दें या ना दें। तो एक्ट बोलता है नो। एक्ट कहता है कि किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्ट बोलता है नो, नहीं दिया जाएगा। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि क्या किसी पार्टनर अगर कोई पैसा निकालता है, ड्राइंग्स कर लेता है तो क्या उससे इंटरेस्ट लिया जाए, तो एक्ट बोलता है नो, नहीं लिया जाएगा। फोर्थ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लोन अगर कोई पार्टनर किसी फर्म को देता है तो उस लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर एनम। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है 6% पर एनम, ये आपको ध्यान रखना है। 6% 1 साल का ब्याज है। अगर कोई पार्टनर 3 महीने के लिए लोन देता है तो इस 6% को प्रोपोर्शनेटली 3 महीने में हम बांट देंगे, ये पूरे साल का ब्याज है। फिफ्थ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था 90,000 को इक्वल पार्ट में बांटने की बात हो रही थी, तो कुछ पार्टनर्स उसमें डिस्प्यूट कर रहे थे कि नहीं, अगर कैपिटल ज़्यादा लगाइए तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो लॉजिकली आपको भी लगेगा कि जिसने पूंजी ज़्यादा लगाई है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर कोई एग्रीमेंट ना हो आपका तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा इक्वल रहेगा, चाहे किसी पार्टनर ने 10 रुपये लगाए और किसी ने 10 लाख रुपये लगाए हो, प्रॉफिट आपका हमेशा बराबर भागों में बटेगा साल के लास्ट में। 6 और एक पॉइंट क्या था इसके अंदर, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब एक बात हम आप लोग समझेंगे ध्यान से, कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल्स, तो पार्टनरशिप कहता है, एक्ट बोलता है नो, नहीं दिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल से इसके प्रोविज़न है, ना तो सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ड्राइंग्स। लोन पे इंटरेस्ट बनता है 6% दिया जाएगा, ये एक्ट में लिखा हुआ है 6%। और प्रॉफिट शेयरिंग जो कि वो इक्वल होगी, और कमीशन किसी भी तरह का नहीं दिया जाएगा। अब सर एक बात आप ध्यान से समझ लेंगे, ये जितने भी प्रोविज़न हैं जो यहाँ गिवन हैं, ये प्रोविज़न ये केवल तब ही लगेंगे जब 3 पार्टनर्स जो हैं हमारे ए बी सी, इन 3 पार्टनर्स के बीच में जब कोई भी एग्रीमेंट ना हो, या आप समझ लीजिए अगर इनके बीच में साल के लास्ट में जो प्रॉफिट आता है उससे पहले ही कोई तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया है जिसमें लिखा गया है कि सैलरी मिलेगी किसको मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको मिलेगा, कितना % मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पर लगेंगी, सब पर लगेंगी या कितने % चार्ज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक रेशो डिसाइड कर सकते हैं ये, कमीशन ऑन सेल कितना दिया जाएगा, कितने % सेल का दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा। तो इन सब को पूरी आज़ादी है। अगर ये अपना एक एग्रीमेंट बना लें तो ये वाले नियम लागू नहीं होंगे। मतलब ये नियम लागू तब ही होंगे जब ये पार्टनर अपना कोई भी एग्रीमेंट साल के लास्ट तक नहीं बनाते और इनकी लड़ाई होती है, तब ये नियम लागू होंगे। अच्छा सर ये पॉइंट्स तो हो गए, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन
का रेट भी चेंज कर सकते हैं आपस में, बिल्कुल। अगर ये एग्रीमेंट में लिख दें कि ए ने अगर लोन दिया है तो उसको 50% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो 50% ही मिलेगा, फिर इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। एक सिचुएशन आप समझिए, ए बी सी तीनों ने एक एग्रीमेंट किया और उसमें लिख दिया कि ए ने जो लोन दिया है फर्म को उस पर 80% इंटरेस्ट मिलेगा, 80%, और साल के इन तीनों ने उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। साल के लास्ट में क्या हुआ, बी और सी को लगा कि कुछ गलती हो गई, हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्याज दे दिया, और बी और सी ने कहा कि हम एग्रीमेंट को नहीं मानते, हम एक्ट के हिसाब से चलेंगे और आपको 6% का देंगे। तो फिर ये एक्ट लागू नहीं हो सकता, बी और सी को वो एग्रीमेंट मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट के पॉइंट्स तब ही लागू होंगे जब इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो प्रायोरिटी हम देंगे एग्रीमेंट को, एग्रीमेंट होगा तो बिल्कुल भी इस कानून की नहीं चलेगी, इस पार्टनरशिप एक्ट के जो कानून है इसकी बातें नहीं चलेंगी। एग्रीमेंट नहीं होगा तो इसकी ये पॉइंट्स अप्लाई होंगे। सर हो सकता है कि एग्रीमेंट में इन 2 पॉइंट्स के बारे में कुछ ना लिखा हो, इन पॉइंट्स के बारे में लिखा हो, तो जिनके बारे में लिखा है वो उस तरह से एग्रीमेंट के हिसाब से उनकी डीलिंग हो जाएगी, और जिनके बारे में नहीं लिखा उस पर ये एक्ट के 2 पॉइंट लग जाएंगे। तो इस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्या तुम 3 लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट के पॉइंट्स पढ़ लिए? अब तुम समझ गए कि अगर कोई तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट नहीं था तो किस तरह से तुम्हारे झगड़ों का निपटारा होगा। मुझे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नंबर 1। प्रॉफिट को भी बराबर बराबर ही बांटा जाएगा, चाहे मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट को बराबर हिस्सों में ही बांटा जाएगा, नंबर 2। मैंने जो फर्म को लोन दिया था उस पर केवल 6% का ब्याज मुझको पूरे साल का मिलेगा, नंबर 3। मुझे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, नंबर 4। मुझे कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नंबर 5। मुझे कोई भी सेल पर कमीशन नहीं मिलेगा, नंबर 6। तुम लोगों ने 6 के 6 रूल्स को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा, डॉन खुश हुआ। आज के बाद कोर्ट में शक्ल मत दिखाना, और खासकर पप्पू तो कोर्ट में घुस भी मत जाना।